एंटर्ड इनटू दैट पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट जहां पर हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर को पढ़ा था, वो सब बहुत जनरल नॉलेज का था। बेसिकली उसके बारे में आपको यंगर क्लासेस से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते हैं मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे वैसे हमारे चैप्टर के अंदर हल्की फुल्की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती हैं। इसलिए मेरी आप सबसे यही एक विनती है कि आप जैसे जैसे इस चैप्टर को आगे करते चले जाएं, वैसे वैसे अपनी सीरियसनेस लेवल्स को बढ़ाते चले जाएं। चैप्टर के अंदर घुसते साथ ही हम लोग को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस शुरू होने लग जाएंगी। कोई चिंता की बात नहीं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे वो चैप्टर अच्छा होता चले जाएगा। इवेंचुअली जैसे हम लोग इस दूसरे लेक्चर के अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को पार करके अब आगे निकल आए, अब यहां पर आकर के हम लोग एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और थोड़ा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पर डिस्कशन कर लेंगे। इससे हम लोग को एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आगे चल के जब हम मोल की बात करते हैं या उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो उसको किस तरीके से डील किया जाए। न्यूमेरिकल जब हमारे सामने आए तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है कि जो न्यूमेरिकल है उसका बेसिस क्या है, जो न्यूमेरिकल है उसका फाउंडेशन क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। एज अ रिजल्ट, once we are now moving ahead into this chapter, let us firstly analyze the Avogadro's hypothesis. Now this Avogadro's hypothesis, point 1, was given only for gases। तो अपने दिमाग में इस चीज को थोड़ा फीड कर लो कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए ये हाइपोथेसिस एप्लीकेबल नहीं है। ये हाइपोथेसिस सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसको देख लेंगे कि क्या हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि नहीं। वैसे सोच ये बात इस चीज की भी होनी चाहिए कि उसने इसके नाम के आगे लिखा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि ये थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ एवोगाड्रो को ऐसा लगा जैसे कि वो जो कह रहा है वो सही है, चाहे वो जनरल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, चाहे वो एक कनेक्शन पे बेस्ड हो, एक कनेक्टिविटी पे बेस्ड हो, जो उसने डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट से निकाली। लेकिन कई बार यही जो हमारी सोच होती है ये प्रूव नहीं हो पाती एक्सपेरिमेंटल शॉर्टकमिंग्स की वजह से और लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से। जिस जमाने में एवोगाड्रो ने ये हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया, उस टाइम पर इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने की, इसको प्रूव करने की उसके पास कोई सुविधा नहीं थी। हाउएवर आज की तारीख में हम रियलाइज करते हैं कि हमारी जनरल इक्वेशन से वो हाइपोथेसिस बहुत इजीली प्रूव हो जाता है। मैं आपको यहां हाइपोथेसिस दे के दूंगा, उसके बाद मैं उस हाइपोथेसिस को प्रूव भी कर दूंगा। अब अगर हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है तो फिर वो हाइपोथेसिस कह रहा, फिर तो वो थ्योरी बन गई। लेकिन नहीं, जिस टाइम पर इसको डिवाइस किया गया था उस टाइम पर यह हाइपोथेसिस ही था। इसलिए आज की तारीख में भी हम इसका नाम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से ही जानते हैं। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस सेज, व्हिच इज गिवन ओनली फॉर गैसेस, इट सेज that under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases have the same number of molecules। अब ये जो उसका हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को पहले तो हाईलाइट कर लें, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख भी लें। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि अगर मेरे पास दो गैसेस हैं तो उन दो गैसेस के लिए मैं टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को वेरी नहीं करूंगा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज नहीं करूंगा। तो वो कहता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स, यानी कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है। तो अगर दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम रहे, उनका प्रेशर भी सेम रहे और उनका टेम्परेचर भी सेम रहे, तो उन दो गैसेस के अंदर ऑल गैसेस विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन दो गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। ये हाइपोथेसिस है,
हाइपोथेसिस मतलब उसकी ऐसी धारणा थी, उसकी ऐसी सोच थी कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दो गैसियस सैंपल्स के लिए सेम रहे तो ऐसे में दोनों गैसियस सैंपल्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। बहरहाल हम आज की तारीख में इसी हाइपोथेसिस को प्रूव भी कर सकते हैं, और प्रूव कर देते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया। खैर, इसको फिर भी अंडरस्टैंड कर लिया, लिख लिया, इसके नीचे समझो और सीखो क्या आप मैं बोलना चाहता हूं। चलो, अब ये जो मैंने लिख दिया, एक एक वर्ड करके इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ये जो मैंने लिखा, ये दो कॉन्ट्राइंडिकेटिंग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ऐसी ही स्टेटमेंट्स वैलिडेट भी होती हैं। ध्यान से देखना इसको। वो कहते हैं ऑल गैसेस इन द यूनिवर्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी आइडियल। इसका मतलब इस संसार के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जितनी गैसेस हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो सारी गैसेस आइडियल है। और अगर हम लोग ये मानते हैं कि वो सारी गैसेस आइडियल है, तो ये बात भी निश्चित हो जाती है कि वो गैसेस एक्चुअली, असली में, रियलिस्टिकली आइडियल नहीं होंगी। तो वो कहता है ऑल गैसेस इन द यूनिवर्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी आइडियल। तो ये मानना है, ये हमारी धारणा है कि जितनी गैसेस इस यूनिवर्स के अंदर हैं वो सारी गैसेस आइडियल है। अब अगर मैं इस चीज को मान ही रहा हूं कि ये सारी गैसेस आइडियल हैं, तो असलियत में, रियलिस्टिकली तो ये गैसेस आइडियल नहीं रही होंगी। ये भी कॉमन सेंस से आता है। ऑल्दो रियलिस्टिकली नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। वो तो यहां पे इसके बाद भी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हो स्टेटमेंट को, उल्टा बोलते हो स्टेटमेंट का। वो कहते हैं ऑल्दो रियलिस्टिकली, रियलिस्टिकली होता असलियत में, असलियत में कोई गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती। नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, ऑल आर रियल, ऑल गैसेस आर रियल। जितनी गैसेस है वो सारी रियल गैसेस है। कोई गैस आइडियल गैस नहीं है, कोई गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती। आइडियल तो समझते हो, आइडियल का मतलब तो ये हो गया कि कोई गैस ऐसी हो जो गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज को 100% विदाउट एरर फुलफिल करे। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह की गैस तो होती नहीं है। हर गैस के बिहेवियर में कुछ ना कुछ डिविएशन जरूर होती है। नॉर्मल कोर्स जो होता है, गैस कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म से डिविएट जरूर करती है। तो वो कहते हैं ऑल्दो रियलिस्टिकली, असलियत में, नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। कोई गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती, सारी गैसेस रियल होती है। बट वी मस्ट प्रिज्यूम देम टू बी आइडियल अनलेस स्पेसिफाइड। आप उनको मान के चलोगे कि वो आइडियल गैसेस हैं तब तक, जब तक कि हम आपको क्वेश्चन में या एग्जाम पेपर के अंदर एग्जामिनर आपको ये लिख के ना दे कि ये गैस रियल है। देखिए, हम लोग जबकि ये चीज मानते हैं कि सारी गैसेस रियल होती है, तो कोई गैस आइडियल तो होती नहीं। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी गैसेस आइडियल गैसेस है। हम ये नहीं मान सकते कि वो रियल गैसेस है, वरना हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को बहुत आसानी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रियल गैसेस भी आपके सिलेबस में है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि आप उस गैस को रियल माने, तब आप अपने क्वेश्चन के अंदर इस चीज को सर्च करेंगे। वो ऊपर लिखेगा कि फॉर द फॉलोइंग गिवन रियल गैस, तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि वो गैस आइडियल नहीं है। बहरहाल, इस समय मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्ट में एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को प्रूव भी करने के लिए हम लोग यही मान के चलेंगे कि हमारी सारी गैसेस आइडियल हैं। तो इस चीज को लिखना जरूर, क्योंकि इसी चीज के बेसिस पर आपके चैप्टर्स बेस्ड होते हैं। सारी गैसेस यूनिवर्स में दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी आइडियल गैसेस, ऑल्दो रियलिस्टिकली नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। कोई गैस आइडियल नहीं होती, सारी गैसेस रियल होती है। बट वी मस्ट प्रिज्यूम देम टू बी आइडियल। आप उनको मान के चलेंगे कि वो आइडियल है, अनलेस स्पेसिफाइड, अनलेस की आपको क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाई करके दी जाए कि आपकी गैस आइडियल नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अपनी गैस को आइडियली मान के चलेंगे। तो फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल
आइडियल गैसेस जितनी गैसेस हैं जिनको आप आइडियल मान के चल रहे हो, अब यूनिवर्स के अंदर सारी गैसेस के लिए ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T इज ट्रू। वो यहां पे लिखते हैं फॉर ऑल आइडियल गैसेस PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T इज ट्रू। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक रिलेशन है गैस पैरामीटर्स के बीच में। गैस की स्टेट प्रेशर से, उसके वॉल्यूम से और उसके टेम्परेचर से डिफाइन की जा सकती है। गैस की स्टेट चेंज होगी तो या तो उसका प्रेशर चेंज होगा, या वॉल्यूम चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, या सारे चेंज हो जाएंगे, या हो सकता है उनमें से दो चेंज हो। गैस की स्टेट का चेंज होने का मतलब, एक गैस अपनी स्टेट चेंज कर रही है, इसका मतलब उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई ना कोई डिफरेंस आना होता है। या एक बदले, या दो बदले, या सारे बदल जाए। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT एक ऐसी इक्वेशन है जिससे सारे गैस पैरामीटर्स आपस में कोरिलेट किए जा सकते हैं, सारे गैस पैरामीटर्स आपस में कोरिलेट होते हैं। तो वो कहता है फॉर ऑल आइडियल गैसेस PV इज इक्वल टू NRT। अब इसके जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं, उन इंटीग्रल पार्ट्स को हम अलग अलग बता दें, अलग अलग उसको डिफाइन कर ले कि कौन सी चीज क्या क्या है। सबसे पहले P is the pressure of the gas. Normally pressure of the gas is given in terms of atmosphere, which is equivalent to a column of mercury which has got height 760 millimeter. 760 millimeter of mercury column की height हो, तो that will be given as 1 atmosphere. So 1 ATM or 1 atmosphere is given as 760 millimeter of mercury. जो प्रेशर ऑफ द गैस, अब प्रेशर ऑफ द गैस बोला जी 5 एटमॉस्फेयर है, या किसी ने बोला कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो 1780 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, उसी हिसाब से हम अपने प्रेशर को वेरी करेंगे। तो प्रेशर की जो इक्वेशन है उसका पता होना चाहिए कि 1 ATM एटमॉस्फेयर के फॉर्म में प्रेशर एक्सप्रेस हो सकता है, दैट इज गिवन एज 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, अब V is given as volume of the gas. This is the volume of the container in which the gas is placed. आप वैसे तो गैस का वॉल्यूम क्या है, गैस का वॉल्यूम अब तो बचपन में ही सिखाया है छोटी क्लासेस में कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है। जिस कंटेनर में गैस को डाल दोगे उसी कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम है। गैस का अपना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो गैस को जिस कंटेनर में डालते हो, जिस वेसल में डाला, जिस सिलेंडर में डाला, वो सिलेंडर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है। तो वो कहता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज प्लेस्ड। तो वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 decimeter cube, and 1 decimeter cube can be written as 1000 milliliter or 1000 cc और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी जो रेगुलरली यूज यूनिट्स हैं उसमें या तो मिलीलीटर में हम गैस का वॉल्यूम एक्सप्रेस कर देंगे, या फिर लीटर में कर देंगे, या सीसी में कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये सोच लो कि सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सीसी हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये सब तो सेम ही है। एक ही चीज को लिखने के 3 अलग अलग तरीके हैं, या तो आप उसको मिलीलीटर बोल लो, या सीसी के नाम पे सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, या CM टू द पावर 3 ऐसे करके लिख लो। एंड 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब हमें पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर आते, तो 1 डेसीमीटर क्यूब दिस इज गिवन एज 1 लीटर। तो 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1000 मिलीलीटर, ये सारे तो सही है। तो ऐसे में हमने PV इक्वल टू NRT में P बता दिया, V बता दिया। अब PV बताने के बाद लेट अस लुक एट N. Small n is given as number of moles
and number of moles is given as mass of the substance in terms of grams divided by its molecular mass in terms of grams. अब मॉलिकुलर मास मैंने लिख दिया, अगर एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास बोल देना, ये तो वेरी कर सकते हो, इसी हिसाब से तो लिखोगे, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिकुलर मास लिखोगे, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास लिखोगे. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी 9th स्टैंडर्ड में छोटे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिकुलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. तो इसी चीज को पहले याद करो क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी में इसकी एप्लीकेशन यूज होगी, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये ऐसे नहीं, ये जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तो वो इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए इस चीज को याद जरूर करो. नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन एज मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिकुलर मास. नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन एज मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिकुलर मास. तो इस चीज को याद करो, जिसको याद करोगे उसके बाद ही उस इक्वेशन का इस्तेमाल कर पाओगे. तो इस चीज को हाईलाइट भी करो और इसे याद भी करो. मोल्स विल बी गिवन एज मास ऑफ द सब्सटेंस in terms of grams divided by its molecular mass in terms of grams. और अगर एलिमेंट यूज करने लगो तो मॉलिकुलर मास की जगह पर एटॉमिक मास मेंशन करते हैं. कैपिटल T is given as temperature of the ideal gas to be expressed only in terms of Kelvin. So Kelvin है तो अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो कैसे करेंगे उसको, केल्विन डिग्री नहीं होता, इस डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. 273.15 इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है. आप 273 लेके भी चलेंगे तो भी हमको चल जाएगा. एंट्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा सेकंड डेसिमल थर्ड डेसिमल लेने की जरूरत नहीं होती, उसको अगर कई बार अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो कर सकते हो. तो केल्विन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15. so supposing I say 25 degree Celsius is रूम टेम्परेचर, तो बताओ ये केल्विन में कितना होगा. तो केल्विन के अंदर केल्विन विल बी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लो, 273.15 रहने दो, दिस विल बिकम इक्वल टू 298 केल्विन. कोई भी टेम्परेचर दिया हो, बस इतना याद रखना कि केल्विन का डिग्री सेल्सियस के साथ कन्वर्जन ऐसे होता है. तो अगर केल्विन में टेम्परेचर दे दूं और डिग्री सेल्सियस में पूछ लूं तो उसमें से 273.15 या 273 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेना. ये याद रखना कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो टी डलता है, जो टेम्परेचर टी डलता है, वो टेम्परेचर टी हमेशा केल्विन की टर्म्स में होगा, डिग्री सेल्सियस में मत डालना. वहां पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो डाल दोगे तो सारी इक्वेशन ही गायब हो जाएगी. इसे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं डालना है, वहां पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन के फॉर्म में ही डलेगा. तो अगर हम आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देंगे तो ऐसे में उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करके उसके बाद उस इक्वेशन के अंदर एम्प्लॉय करना. अब अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमको ये इक्वेशन समझ में आ गई. लास्ट चीज इस इक्वेशन के अंदर जो रह गई, जिसे मैं बता देता हूं, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. कैपिटल R विच यू सी इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसका मतलब ये कांस्टेंट भी यूनिवर्सल है. अब आप इसी कांस्टेंट की वैल्यू मेजर करोगे मार्स पे जाके तो भी उसकी वैल्यू वही आएगी जो अर्थ पे आएगी. इवेंचुअली जब इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं तो ऑल ओवर द यूनिवर्स एनीवेयर द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट विल रिमेन द वैल्यू विच यू फाइंड ऑन अर्थ. तो सबसे पहले R की यूनिट क्या होगी, इसको मेंशन करोगे. R विल बी रिटन एज PV डिवाइडेड बाई NT. तो यहां से अगर R निकालना होगा तो R क्या होगा, दिस विल बी P मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई N मल्टीप्लाइड बाई T. और प्रेशर आप दोगे मुझे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम दोगे लीटर में, पर N विल बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर T विल बी इन टर्म्स ऑफ केल्विन. तो यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट क्या होगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन. तो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं इन्हें नोट कर लेना, ये आगे भी तुम्हारे काम आएंगी. 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन. इट कैन बी गिवन एज 8.314 जूल पर मोल केल्विन.
ये देखो मैंने इसकी 4 वैल्यूज लिख दी हैं और 4 वैल्यूज काफी हैं हमारी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। ये 4 वैल्यूज बहुत हैं। गैस कांस्टेंट R will be either used as 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, जो हमारी कन्वेंशनल यूनिट्स होती हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके इसी में ही होंगे। या फिर उसको जूल में एक्सप्रेस करना हो तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, कैलोरीज में डालना हो तो 1.982 ले लो पर कैलोरी पर मोल केल्विन। इसको 1.982 को थोड़ा सा आसान करने के लिए 2 भी ले लगते, तो नॉर्मली 2 वैल्यू ले सकते हो गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल्स में। कैलोरी में हो तो 2 वैल्यू लेके चल लो। या फिर 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन, बार जो होता है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा बड़ा होता है, तो 0.083 करके वैल्यू आएगी। डेसीमीटर क्यूब और लीटर तो सेम ही होता है, यार डेसीमीटर क्यूब लिखा है ना, तो ये डेसीमीटर क्यूब और यहां लीटर लिखा है, ये तो सेम ही है। 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, तो बताया ही था। उसके अलावा बार और एटमॉस्फेयर में से बार स्लाइटली लार्जर इन वैल्यू, हल्का सा बड़ा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0.082 से कुछ 0.083 करके आ जाएगी। 1 बार इज 1.01325 एटमॉस्फेयर, तो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, लगभग एटमॉस्फेयर के बराबर ही है ये। फिर अगर बार में हो तो आप इसको 0.083 लेके चल लेना। अब ये जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर के चीजें डिराइव की, इसको बताया, इक्वेशन दी, उसके पैरामीटर्स को डिस्कस किया, आओ हम इस चीज को आवागाड्रोस हाइपोथेसिस में अप्लाई करने की कोशिश करें। आवागाड्रोस हाइपोथेसिस को याद करो, अपने पेज में पीछे जाओ, उसे पढ़ो, उसे दोबारा रिवाइज करो और मेरे साथ साथ ही उसको रिपीट भी करो। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all gases have the same number of molecules. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases have the same number of molecules, जो अभी पहले लिखा हुआ था। तो आओ उसी चीज को यूज करते हैं और इस हाइपोथेसिस को हम अपने नजरिए में ही एक थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो तो प्रूवन है, ये तो प्रूव हो जाता है, तो प्रूव हो जाता है तो देखते हैं। लेट अस टेक 2 कंटेनर्स of equal volumes, one which contains nitrogen gas and one which contains helium. So let the pressure be equal to 1 atm. तो उसने तो बोला कि दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, यहां पे भी प्रेशर इज 1 atm, टेम्परेचर इसे 298 केल्विन, यहां पे भी टेम्परेचर इसे 298 केल्विन। और मान लो इस फ्लास्क का वॉल्यूम इज V, इस फ्लास्क का वॉल्यूम इज ऑल्सो V। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर नाइट्रोजन वी कैन राइट PV इक्वल टू nRT। अब तो सही है, अब तो हमने ये बताया कि सारी गैसेस को तुम आइडियल मान के चलोगे। तो अगर मान के चला है तो ऐसे बोलो कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन सर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू R इंटू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस। और जो पैरामीटर्स दिए हैं मैं उन पैरामीटर्स को अगर डाल दिया तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसका वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन NN2 है, R और टेम्परेचर T 298 केल्विन है। यही चीज अगर हम हीलियम के लिए अब लिख दें तो प्रेशर ऑफ हीलियम इंटू वॉल्यूम विल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू R इंटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम। और यहां पे प्रेशर फिर 1 हो गया, वॉल्यूम V हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम NHE हो गए और R टेम्परेचर फिर 298 केल्विन हो गया। इसका मतलब 1 यहां पे इसके बराबर है, वॉल्यूम V इसके बराबर है, गैस कांस्टेंट दोनों जगह बराबर है, 298 दोनों जगह बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम सेम है। दिस मींस number of moles of nitrogen must be equal to number of moles of helium, but 1 mole of all substances contains 6.023 into 10 to the power 23 particles। अब ये तो यंगर क्लासेस में भी बताया 9th स्टैंडर्ड में, 1 मोल हर सब्सटेंस का कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 विच इज कॉल्ड द आवागाड्रोस नंबर। तो आवागाड्रो नंबर मतलब कितना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हुए, n इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम n है तो पार्टिकल्स कितने हुए, n इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है दोनों के
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो दोनों के सेम ही होंगे। एक मोल में तो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक मोल में अगर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो n मोल्स दोनों के बराबर है, तो जितने पार्टिकल्स इसमें होंगे उतने ही पार्टिकल्स इसमें भी होंगे। यही तो वो अपने हाइपोथेसिस में कह रहा था, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो इसका मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। अगर हमको कुछ नहीं प्रूव करना, हमें तो सिर्फ इतना प्रूव करना है कि दो गैसेस के अगर प्रेशर सेम आए, उनका वॉल्यूम सेम है, उनका टेम्परेचर सेम है, तो जरूरी बात है उनके नंबर ऑफ मोल सेम है। और अगर उनके नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो जाता है कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो ये 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंसेस कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके बराबर है ही है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किन्हीं दो गैस सैंपल्स का एक जैसा हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही हो गए। ठीक है, इस चीज को याद करो, है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन में पैरामीटर्स डालने हैं, और पैरामीटर्स डालते ही उनके नंबर ऑफ मोल सेम आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल सेम आते ही हमारा काम यहां पे खत्म हो गया। हम उस एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को अब आज की तारीख में आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, जो कि एक जमाने पहले सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, सिर्फ एक धारणा थी, सिर्फ एक सोच थी। आज की तारीख में उसका प्रूफ है, तो उसको प्रूव कर दिया तो हमारा काम तो हो गया। नंबर ऑफ मोल सेम बता दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम बता दिए, क्योंकि एक मोल में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा फिक्स्ड ही होंगे। ठीक है, तो अब इस एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जिसको हमने प्रूव किया, इससे ज्यादा जरूरी इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस ऑफ द एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ो एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जो शुरू में इसने अपने हाइपोथेसिस में दी थी, वो तो सिर्फ गैसेस के लिए ही थी। आज की तारीख में हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर चुके हैं, फिर भी डेफिनेशन वाइज इसको एक बार पढ़ के देख लो। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स that are present in one molecule of an elementary gas। अब elementary gas का मतलब क्या होता है? वो कहता है कोई ऐसी गैस हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक ही टाइप का एलिमेंट हो। तो एलिमेंटरी गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दैट इज गिवन एज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी इज गिवन एज द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंटरी गैस। इसको बहुत आसानी से करके देख सकते हैं। जैसे हम कुछ गैसेस ले लें, N2, Cl2, हीलियम, ज़ेनॉन, आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे जैसे मैंने कुछ गैसेस ले ली। और इनके आगे इनकी एटॉमिसिटीज लिखने के लिए जगह बना ली। तो N2 के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है? सिर्फ 2, तो इसकी एटॉमिसिटी वैल्यू हो गई 2। क्लोरीन के लिए 2 हो गई, हीलियम के लिए 1 हो गई। समझ में आता है? ये तो सिर्फ एटम ही है, एटम ही तो काउंट करने। ज़ेनॉन के लिए एटॉमिसिटी 1, आर्गन के लिए 1, ओजोन के लिए 3, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 2 और फ्लोरीन के लिए 2। एटॉमिसिटी विल बी गिवन एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्री गैस। एलिमेंट्री गैस तो ऐसी गैस उठाओ जिसमें एक ही एलिमेंट है। अब एटॉमिसिटी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तो दे नहीं सकते, SO2। अब आज के टाइम में हम लोग बोल देते कि ट्राइएटॉमिक गैस है, इसमें 3 एटम है, लेकिन जब ओरिजिनली एटॉमिसिटी को डिफाइन किया गया था तो वो सिर्फ एलिमेंट्री गैसेस के लिए ही किया गया था। आज की टाइम में हम बोल देते कि वो ट्राइएटॉमिक है, लेकिन हम ऐसे एटॉमिसिटी की वैल्यू SO2 या H2S जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं दे सकते। वो गलत है, कॉन्सेप्चुअली गलत है।
तो कॉन्सेप्चुअली एलिमेंट्री गैस होनी चाहिए, ऐसी गैस जिसमें एक टाइप का ही एलिमेंट हो। अब इसके अलावा द कॉन्सेप्ट इज नाउ extended to elementary molecules in general also। अब ये तो सिर्फ एलिमेंट्री गैस की नहीं रही, कई बार मॉलिक्यूल्स गैस ना होते हुए सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो ऐसे में भी हम लोग उसको एलिमेंट्री मॉलिक्यूल में भी एटॉमिसिटी को यूज कर लेते हैं। कोई इतना गैसेस को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, टर्म बहुत अच्छी है, इससे काफी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, इसलिए उसको एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे डाइगैलियम है Ga2, जैसे कि S8 रोम्बिक सल्फर है, S8 होता व्हाइट फॉस्फोरस P4 है। तो ये भी अब जबकि गैसेस नहीं है सारे, ये तो सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड है, बट फिर भी हम एटॉमिसिटी के लिए इनको भी यूज कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस दे सकते हैं। यहां पे कोई इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। तो Ga2 हो तो इसमें एटॉमिसिटी वैल्यू 2, S8 रोम्बिक सल्फर हो तो ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं, ऑक्टा एटॉमिक सल्फर है तो S8 में एटॉमिसिटी 8, और व्हाइट फॉस्फोरस है और व्हाइट फॉस्फोरस में एटॉमिसिटी वैल्यू इज 4। बताया जा सकता है, दिया जा सकता है, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन हां मॉलिक्यूल जैसा भी हो वो एलिमेंट्री हो। ये तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत मुश्किल नहीं होता, ये बहुत ईजी होता। तो जो सेकेंड एप्लीकेशन है आफ्टर एटॉमिसिटी, that is called vapor density and vapor density is represented as Vd। अब याद रखना कि ये डेंसिटी नहीं है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, इससे पहले कि कोई निष्कर्ष निकाल लो कि जी वेपर डेंसिटी का मतलब तो डेंसिटी होती है। तो मैं पूछ लूंगा वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो कहेंगे ग्राम पर सीसी, तो वो तो गलत हो जाएगा। ध्यान से पहले डेफिनेशन पढ़ो, इसलिए चौकन्ना कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पर क्वेश्चन बनता है, छोटी छोटी चीजों पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए ध्यान से उसको पढ़ना। वेपर डेंसिटी, दिस इज दिस इज अ गिवन एज अ नंबर। अब इसका जब हम इसको बोलते हैं कि दिस इज गिवन एज अ नंबर, तो इसका मतलब इसकी यूनिट नहीं है। अब वेपर डेंसिटी अगर नंबर है तो मैं किसी गैस के लिए कहूंगा जी वेपर डेंसिटी इज 15। अब 15 के आगे उसकी यूनिट नहीं लगेगी ग्राम पर सीसी, कि भाई वो सोचा कि ये तो वेपर डेंसिटी है तो इसके आगे यूनिट आ जाना चाहिए ग्राम पर सीसी, वो गलत हो जाएगा। तो जब हम बोलते हैं दिस इज गिवन एज अ नंबर, तो इसका नंबर का मतलब होता है कि वो डायमेंशनलेस है, उसकी यूनिट नहीं है। दिस गिवन एज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ डेंस अ गैस इज। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको यह बताएगा कि एक गैस कितनी डेंस है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। हाइड्रोजन गैस क्यों? इसलिए क्योंकि सारी गैसेस में से हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट है। सबसे हल्की गैस, लीस्ट डेंसिटी की गैस हाइड्रोजन होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम गैस के लिए लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वो कहता है कि इट इज गिवन एज अ नंबर, ये आपको एक नंबर बताएगा which indicates how dense a gas is, जो आपको ये बताएगा कि एक गैस कितनी डेंस है with respect to density of hydrogen gas at STP। तो इसका मतलब अब मैं इसको मैथमेटिकली लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू density of the gas at STP divided by density of hydrogen gas at STP। Vapor density will be equal to density of the gas at STP divided by density of hydrogen gas at STP। इसका मतलब जब तुम एक गैस की डेंसिटी यहां डालोगे, यहां पे हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी डालोगे, तो मान लो नंबर आया 30,
तो 30 का मतलब क्या, अगर मैं बोलूं वेपर डेंसिटी इज 30 तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 30 टाइम्स मोर डेंसर है। तो वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर विच विल इंडिकेट हाउ डेंस अ गैस इज, एक गैस कितनी डेंस है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो यहां पर वेपर डेंसिटी को इस फॉर्म में लेना, लेकिन क्योंकि इसके जो रेशियोज हैं उसमें डेंसिटी इन्वॉल्व है तो हमें डेंसिटी कैलकुलेशन एक बार देख लेनी चाहिए और कर भी लेनी चाहिए, क्लियर हो जाएगी। इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। तो स्मॉल एन which is given as number of moles will be mass of the substance in terms of grams upon its molecular mass in terms of grams। तो मास को जैसे लिख लिया स्मॉल m करके और मॉलिकुलर मास को लिख लिया कैपिटल mm करके, ऐसे करके लिख लिया नोटेशनल सिंबल के फॉर्म में। तो मैं कह सकता हूं कि P मल्टीप्लाइड बाई V विल बी इक्वल टू स्मॉल m अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू r इंटू टी। तो अगर यहां से मुझे ये मास ऑफ द गैस है और ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द गैस विच इज गिवन एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये रहा मास और ये रहा वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम निकालो m by v, दिस विल बी गिवन एज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर मास अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय t अपॉन r इंटू टी। डेंसिटी d विल बी गिवन एज pm डिवाइडेड बाय rt। तो अब वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले पे आ जाओ, यहां पे क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ द गैस एट एसटीपी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। और डेंसिटी क्या होती है, P इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय R इंटू टी। तो वेपर डेंसिटी VD, कोई गैस X है तो उसके लिए कैसे लिखूंगा, P मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ गैस X अपॉन RT, ये हो गई डेंसिटी ऑफ द गैस, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखोगे, P मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R इंटू टी, ऐसे लिखोगे। अब एक बात बताओ, ये भी एसटीपी पर है और ये भी एसटीपी पर है, तो इस गैस के लिए और हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। तो यहां पर ये प्रेशर भी कट जाए, यहां पे टेम्परेचर भी कट जाए, गैस कांस्टेंट भी कट जाए, तो ये क्या आएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, H2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा, 2 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पे लिख दूंगा 2, इसका मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ unknown gas will be equal to 2 times vapor density। अब मैंने आपको बोल दिया कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 15, तो गैस का मॉलिकुलर मास कितना होगा, डबल कर दो, गैस का मॉलिकुलर मास विल बिकम 30 ग्राम पर मोल। अगर मैंने बोल दिया वेपर डेंसिटी इज 30 तो मॉलिकुलर मास कितना होगा गैस का, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इज मॉलिकुलर मास। 30 बोला है तो 60 गैस का मॉलिकुलर मास हो गया। मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस ऑफ द अननोन गैस विल बी 2 टाइम्स इट्स वेपर डेंसिटी। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, न्यूमेरिकल्स में कई बार गैस की वेपर डेंसिटी जानबूझ के दी होती है ताकि वो ये पता लगा सके कि क्या आपको वेपर डेंसिटी से गैस के मॉलिकुलर मास निकालना, उसको कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता। तो जब वेपर डेंसिटी दे दूंगा कि वेपर डेंसिटी 10 है तो मॉलिकुलर मास कितना होगा 20, तो 20 लेकर के फिर मोल्स निकाल लेना, मास अपॉन मॉलिकुलर मास करके मोल्स निकाल लेना। कई बार न्यूमेरिकल का जो स्टार्ट पॉइंट होता है, जो एंट्री पॉइंट होता है, वो किसी ऐसे छोटे से फॉर्मूले पे बेस्ड होगा जो छोटा सा फॉर्मूला आपको किसी बेसिक डेरिवेशन से, छोटी सी डेरिवेशन से करके दिखाया होगा। तो उसको हम लोगों ने पहले डेंसिटी को डिराइव कर लिया, फिर डेंसिटी के रेशियोज डाल दिए, डेंसिटी ऑफ अननोन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास डालते ही हमारा ये रिलेशन निकल आया, मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस विल बी 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। ये समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी है इसे समझना। इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद नहीं करना, इसको ऐसे ही रट्टा नहीं लगाना, उसको डिराइव करो, डिराइव करके उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद उसको एप्लीकेशन में डालो, तभी उसका फायदा होगा।
सिर्फ ऐसे याद कर लोगे तो कई बार बेसिक फाउंडेशन या फंडामेंटल पर एग्जामिनर आपको ट्रिक कर जाएगा। ध्यान से इसको अच्छे से याद कर लो। जो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है उसी की जो एक्सटेंशन है उसमें एप्लीकेशन नंबर 3 मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस करके आ जाता है। दैट at STP under standard conditions of temperature and pressure, that is at standard temperature and pressure, 1 mole of all gases have the same volume. अब वो चाहे 1 मोल नाइट्रोजन का हो, चाहे वो 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड का हो, चाहे वो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का हो। अगर इन दो गैसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्डाइज्ड है तो इनके 1 मोल के अंदर सारी गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा। इसको प्रूव भी करना है और हमें मोलर वॉल्यूम निकालना भी है गैस का, वही तो टॉपिक है। इसलिए at STP, जैसे सपोजिंग फॉर सम आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT। अब मुझे वॉल्यूम कौन सा निकालना, मोलर वॉल्यूम निकालना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा PE मल्टीप्लाइड बाय V, नीचे लिख दूंगा मोलर। मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज 1। अब यहां पे जो नीचे लिखा है ना सर, आपने नीचे ये क्यों लिखा है, V के नीचे क्यों लिख दिया मोलर? मोलर इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है। वो आपकी कंडीशन में दिया हुआ है कि एट STP 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 डालना है तो वॉल्यूम के नीचे फिर सबस्क्रिप्ट में लिख डालो ना मोलर। मोलर लिखोगे तो पता चलेगा कि एक गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो P इंटू V मोलर इज 1 इंटू R इंटू T। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशन है उसको लगाओ। प्रेशर विल बी 1 ATM, तो 1 ATM मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट यूज करोगे 0.0821 मल्टीप्लाइड टेम्परेचर विल बी 273 केल्विन। तो अगर ये तो 1 ही है तो ये तो साइड पर जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी होती है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी विल बी 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। अब वो चाहे इस दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर आपने उस गैस को आइडियल माना हुआ है, भाई मानने की बात है, अब तो मानना ही पड़ेगा, ये तो मैंने शुरुआत में ही बोला था दैट यू हैव टू प्रिज्यूम द गैस टू बी आइडियल। अगर आपने गैस को आइडियल माना हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में मोलर वॉल्यूम गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर होगा, जिसको आप 22,400 मिलीलीटर करके भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कैलकुलेशन लीटर में हो कि मिलीलीटर में हो। तो मोलर वॉल्यूम मतलब वैसे तो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ही है ये। वहां पे वो क्या कहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो इक्वल वॉल्यूम्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। यहां पर हम कहते हैं कि अगर मोल सेम हो कि 1 मोल है सारी गैसेस का, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो ऑटोमेटिकली उस गैस का वॉल्यूम सेम होगा। बात तो दोनों की एक ही है, बिल्कुल एक ही तरीके से दो चीजों को अप्रोच किया गया। तो यहां पे मोलर वॉल्यूम निकालते हैं तो एट STP 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस हैव गॉट द सेम वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम इज गिवन एज 22.4 लीटर विच इज ऑल्सो 22,400 मिलीलीटर। तो ये एवोगाड्रो की थर्ड एप्लीकेशन थी, जिसके साथ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और इसकी एप्लीकेशंस भी यहीं पर ही खत्म हो जाती हैं। तो गैसेस को लेकर के है सारा हाइपोथेसिस, इतना याद रखना, इसको किसी और चीज से अप्लाई मत करना, सॉलिड के लिए भी नहीं और लिक्विड के लिए भी नहीं। जो जो हिदायतें इसमें दी गई हैं इन सबको अच्छे से पढ़ के इनको रिवाइज करके फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस और ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। तो इसी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के साथ ही हम लोग आगे चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ
द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। जब एक का कॉन्सेप्ट देंगे तो उसके अंदर हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि जब हम लोग एटॉमिक मास वर्ड यूज करते हैं या मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इज इट मास ऑफ एन एटम? लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो A1 का मतलब क्या है? तो अगर हम बोलते हैं कि वो 1 AMU है, उसका मतलब 1 ग्राम तो हो नहीं सकता। एक एटम 1 ग्राम के बराबर तो हो नहीं सकता। एटम तो बहुत छोटा होता है, तो जरूरी बात है कि उसका ओरिजिनल मास ग्राम्स में तो बहुत कम रहा होगा। तो फिर जब हम 1 बोलते हैं तो वो क्या है? हम बोलते हैं सर कि वो 1 AMU है, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है। लेकिन 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है और जो भी मतलब होता है वो मतलब क्यों है? आइए उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, हमारे फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है। इसको इसी स्टेज पर अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एनालाइज कर लो। सबसे पहले लेट अस गो फॉर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास is given as a number that indicates how heavy an atom of an element is पहले डेफिनेशन देख लो, फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकली डालते हैं और उसके बाद फिर उसको यह भी समझ लेते हैं कि वो है क्या चीज। एटॉमिक मास का मतलब एटम का ही मास होता है। तो व्हेन ही सेज एटॉमिक मास इट इज गिवन एज अ नंबर। ये है तो नंबर, तो वैसे देखा जाए तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमको रेफरेंस स्टैंडर्ड में ये बताना पड़ता है कि वो एटम कितने गुना हैवी है, इसलिए हम उसके रेफरेंस को 1 AMU मान लेते हैं, उसे 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं। मैं उसको बता देता हूं कि वो किस तरीके से है। Atomic mass is given as a number that indicates how heavy an atom of an element is. कोई भी एलिमेंट का एटम है वो कितना भारी है, और अगर वो कितना भारी है तो वो किस चीज के रिस्पेक्ट में कितना भारी है। जब आप किसी चीज को भारी बोलते हो कि ये चीज सर कितना भारी है, तो जरूरी बात है कि वो एक रेफरेंस में होता है। सर 1 बैग ऑफ स्टोन्स, एक बोरा पत्थर का बहुत भारी है, लेकिन एक बोरा रुई का उतना भारी नहीं है। तो जब हम लोग ये बोलते हैं तो हमारी आपस में कंपैरिजन होता है कि एक बोरा पत्थर का भारी है विद रिस्पेक्ट टू एक बोरा ऑफ कॉटन। तो एक बोरे में कॉटन डाला, एक में पत्थर डाले, तो पत्थर वाला बोरा भारी है, और जिसमें रुई डाली है वो हल्का है। ये ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी डिक्टेशन है, ये डिक्टेशन हमेशा रेफरेंस स्टैंडर्ड में होती है। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप एक बेस रेफरेंस बिठाते हो जिस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एटम्स का भार दिया जाता है। एटॉमिक मास के लिए यह करना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि अगर हम किसी एटम का मास एग्जिबिट करते हैं या ये बताते हैं कि उसका मास कितना है, तो वो मास एक्चुअली कितना ज्यादा भारी है, कितना हल्का है, इसका एस्टीमेट हमें नहीं लग पा रहा। कोई बड़ा हैवी एटम है या कोई बड़ा लाइट एटम है, तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई हैवी है कोई लाइट है? जरूरी बात है कि किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मैं उसको बताऊंगा कि सर सबसे हल्का एटम ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारे भारी हैं, या सर सबसे भारी एटम ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारे हल्के हैं। ये तो रिलेटिव हुआ, तो रिलेटिव होने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड होना तो जरूरी है ना, उसके बगैर कैसे बताओगे कि मास क्या है? सुनो, एटॉमिक मास इज गिवन एज अ नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ हैवी एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा अटपटा सा लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ के देखो, वैसे है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि हाउ इंडिकेट्स हाउ हैवी एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज, कि एक एलिमेंट का एटम कितना भारी है विद रिस्पेक्ट टू, तो रेफरेंस बताया उन्होंने कि किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का 12वें भाग के रिस्पेक्ट में। तो इसको रेफरेंस बनाया हुआ। बड़ा अजीब सा है, पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये रेफरेंस क्यों, ऐसा रेफरेंस क्यों। खैर, इसको मैथमेटिकली डाल के देखते हैं और फिर इसको एनालाइज करके देखते हैं कि ये सब क्या है।
ठीक है, तो पहले इसको मैथमेटिकली डालें। एटॉमिक मास विल बी एटॉमिक मास इज गिवन, अब जो मैंने बोला उसी के रिस्पेक्ट में देखते जाओ। एटॉमिक मास इज गिवन एज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास ग्राम में, तो वो कहता मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये भी ग्राम्स में, ये भी चलो ये भी ग्राम में, वो ग्राम में तो ये भी ग्राम में। जरूरी बात है कि हमारी नजर में सबसे पहले यही चीज आती है कि अरे ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब एटॉमिक मास शायद कोई डायमेंशनलेस यूनिट है। डायमेंशनलेस तो नहीं है, उसको एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। कारण ये कि ये जो डिनोमिनेटर है यही एएमयू है, यही डिनोमिनेटर एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसीलिए हम लोग एटॉमिक मास की यूनिट डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते ही एटॉमिक मास यूनिट है, एएमयू करके बोलते हैं। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो एक एलिमेंट के एक एटम का मास ग्राम में डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, दिस इज व्हाट इज गिवन एज एटॉमिक मास। अब इसको कैसे एनालाइज करें, इसको कैसे एनालाइज करें, इसको इधर देखो, 12 ग्राम of carbon 12 is 1 मोल ऑफ C12। मोल कॉन्सेप्ट में छोटी क्लासेस में ये चीज पढ़ाई है कि एक एलिमेंट का एक मोल कितना होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन ऑफ 12 ग्राम C12 विल बी 1 मोल ऑफ C12। दिस मीन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ C12 वे 12 ग्राम्स। अब ये जैसे कार्बन हाथ में पकड़ लिया, वेइंग बैलेंस है यहां पर जिसके ऊपर वेट मेजरमेंट आती है, मास मेजरमेंट आती है। आपने कार्बन जो है वो वेइंग बैलेंस के ऊपर गिराना शुरू किया एक एक करके, तो जैसे कार्बन डालते जाओगे वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता जाएगा। अब वेट बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी तो बढ़ रहे हैं, डाल रहे हो तो एटम्स भी तो बढ़ा रहे हो, तो उसी हिसाब से वेइंग बैलेंस के ऊपर जो वेट आएगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा, बार बार बढ़ता जाएगा, उसको बढ़ाते जाओ जब तक कि वो 12 ग्राम ना हो जाए। जब वो 12 ग्राम की रीडिंग शो करेगा, इसका मतलब जितना मास अब आपके वेइंग बैलेंस के ऊपर पड़ा हुआ है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन 12 का एक मोल होता है। तो एक मोल कार्बन 12 में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। इसको आगे लेके चलो, आसान हो जाएगा, चिंता मत करो, मुश्किल नहीं है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 वे 12 ग्राम्स। सो 1 atom of C12 weighs 12 divided by 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स। जरूरी बात है, अगर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का वेट 12 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा सर? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स। अब वो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या लिखता है, इधर क्या लिखता है? 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 तो निकाल लिया, वो बोर्ड पे निकाला तो है। एक एटम का मास कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक ही एटम का मास है ना, तो यहां पे क्या निकाला है? 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अब 1/12 द मास ऑफ an atom of C12 weighs equal to 1/12
इंटू 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। लो, ये तो अलग ही हो गया, ये तो 12 कट गया। इसका मतलब ये क्या बच गया, 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। और ये जो होता है ना, ये 1 AMU होता है। 1 AMU एक्चुअली एक कांस्टेंट है। एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली एक कांस्टेंट है विच इज गिवन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एवोगाड्रो नंबर। 1 AMU एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल मान के चलते हैं। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एवोगाड्रो नंबर। तो 1 AMU इज 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इंप्लाइज 1 AMU is actually 1.6624 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। AMU की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। और 1 AMU की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है, होती है। तो अब बेसिकली क्या है कि जब तुम यहां पे एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो एटॉमिक मास को रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ये जो रेफरेंस है 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल है, एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एटम्स को वे किया जाता है कि ये कांस्टेंट इतना, तो जो एलिमेंट का एटम है उसका मास, उसका वेट कितना, तो उसकी जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो वो हमेशा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में होती है। रेफरेंस ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जो बदल जाए, रेफरेंस तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो अगर वो कांस्टेंट है तो हमें उस कांस्टेंट को पहले डिराइव करके एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिसको यहां पे डिराइव किया है। 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 निकाला है और पता लगाया कि अरे ये तो 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 है, ये तो एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल है, ये तो खुद कांस्टेंट है। तो अगर एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट तो उसका रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट, तो वो की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड 1 AMU। इसको हम 1 AMU बोलते हैं। और इसी AMU के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एटम्स का वेट एस्टैब्लिश होता है, जिसके कारण से हम हर एलिमेंट के एटॉमिक मास के आगे AMU का मेंशन करते हैं। अब इसी को अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये अप्लाई भी होता है कि नहीं। इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो बड़े अच्छे तरीके से ये अप्लाई होता है। पीरियोडिक टेबल में मान लो कोई बॉक्स तुमने देखा, जिस बॉक्स के अंदर सिंबल दिया हुआ है फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 15 और इसका एटॉमिक मास नीचे बताया हुआ 31 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे जैसे कि पीरियोडिक टेबल में बॉक्सेस बने होते हैं सारे एलिमेंट्स के। मैं कुछ नहीं, मैंने कोई एक बॉक्स उठा लिया, जैसे फास्फोरस का उठा लिया, एटॉमिक नंबर 15 है और जो उसका एटॉमिक मास है वो 31 लिखा हुआ है, अंदाजे से जैसे भी उसकी वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब 1 एटम ऑफ फास्फोरस वेज 31 AMU, इसलिए क्योंकि ये जो नीचे लिखा है ये उसका एटॉमिक मास है और ये जो ऊपर मेंशन किया हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो अब जब यहां पे 31 AMU लिखा है, इसका मतलब एक एटम फास्फोरस का उसका मास 31 AMU का होगा। सही बात है, ये तो 31 AMU का है ही है, तो ग्राम में कितना होगा? तो 1 एटम ऑफ फास्फोरस वेज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाइड बाय 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि सही बात है एक AMU तो आपने पहले ही डिस्क्राइब करके दिया है, 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अगर इसका एक एटम जो है वो 31 AMU का है, 31 AMU का है, तो उसका ग्राम में मास कितना होगा? एक AMU उतने ग्राम है तो 31 AMU कितने ग्राम होंगे? 31 इंटू 1.624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मान लो ये तो एक एटम है फास्फोरस का, मैं बोलूं 6.023 इंटू 10⁻23 फास्फोरस एटम्स वे, ये कितना होगा?
बड़े आराम से मेरे बच्चे बता देंगे इसको। 31 इंटू 1.6624 इंटू 10 टू द पावर -24 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये भी सही है। बच्चे बड़ा आराम से बता सकते सर अगर एक एटम फास्फोरस का मास इतना तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 फास्फोरस एटम्स का मास कितना? एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन बेटा एक बात को रियलाइज करो, ये जो 1.6624 इंटू 10 टू द पावर -24 लिखा है, ये देखो पहले, ये जो 1.6624 इंटू 10 टू द पावर -24 लिखा है, ये तो एवोगाड्रो नंबर का ही रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर तो कट ही जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई? 31 ग्राम। 31 AMU नहीं। अब सर 31 AMU पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा था, आपने यहां पे निकाल दिया 31 ग्राम। ये अगर एटॉमिक मास है तो सर ये क्या है? बेटा इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं, एक मोल का मास होता है। एक एटम का मास नहीं, ये एक मोल का मास होता है। यानी कि एटॉमिक मास क्या हुआ? एक एटम का मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ? एक मोल एटम्स का मास, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास। अब सर ये ही 31 है और ये भी 31 है, तो इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करें? एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, इन दोनों का नंबर, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। एटॉमिक मास की और ग्राम एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर वैल्यू है, वो सेम होती है, लेकिन इनकी यूनिट्स अलग अलग है। जहां एटॉमिक मास AMU के टर्म्स में डिफाइन होता है, ग्राम एटॉमिक मास तो हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ग्राम्स के टर्म में डिफाइन होता है, लेकिन ये दोनों एक एटम का मास नहीं। हां, एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता, ये एक मोल एटम्स का मास है, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। दैट इज गिवन एज 31 ग्राम। तभी जब आपको मैं पूछता हूं कि वाटर है H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? आप बोलते हो सर 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का, तो 18 ग्राम। अब देखा जाए, सोचा जाए, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम तो नहीं हो सकता है, तो बहुत भारी हो गया। इसका मतलब वाटर का ओरिजिनली जो मॉलिक्यूल है वो 18 ग्राम का नहीं है, तो फिर क्या है? तो बच्चे कई बार बोल देते नहीं सर 18 ग्राम नहीं है, 18 AMU है। वो सही है, 18 AMU है, लेकिन अगर मैं आपसे उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछता तो वो कितना होता? सर वो तो ग्राम में देना पड़ेगा, वो तो AMU में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ग्राम में बताओ। तो ग्राम में सर वो 18 ग्राम। अरे तो 18 ग्राम क्या एक ही मॉलिक्यूल का मास रहा? नहीं नहीं सर, वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वो उसके एक मोल का मास है, यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनका मास इकट्ठा बन के 18 ग्राम हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना कि एटॉमिक मास हो कि ग्राम एटॉमिक मास हो, इनकी जो नंबर वैल्यू है, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो दोनों सेम है, लेकिन इनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। यूनिट क्यों नहीं सेम है? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही सेम नहीं है। जहां एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, वहीं पर ही ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल का मास होता है, एक एटम का नहीं। तो अब ये जो हमने यहां पर ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन लिखनी बड़ी जरूरी है ताकि ये हमारे दिमाग में पक्का हो जाए। तो इसको लिखेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास is expressed in terms of grams and given as the total mass of one mole of an element। एक एलिमेंट के एक मोल का
जो टोटल मास है वो ग्राम एटॉमिक मास है। न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास and gram atomic mass is same, but their units are not. इसको देख लो, पक्का कर लो, इसको हमने नोट्स फॉर्म में लिख लिया है, तो नोट्स फॉर्म में लिखने से ये हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा, आगे याद भी रहेगा। न्यूमेरिकली नंबर फॉर्म में वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास इज सेम। तो आप चाहे एटॉमिक मास बोलोगे या ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे, नंबर की जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी, बट देयर यूनिट्स आर नॉट, इनके यूनिट सेम